नमस्कार साथियों, मैं संदीप वर्मा लक्ष्य एकेडमी श्योपुर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हमारी टीम के द्वारा अभी नया MBPSC का ऑनलाइन कोर्स सभी के लिए चालू किया गया है, जिसमें आज मैं आप लोगों को MP की यूनिट 10 MBPSC की यूनिट 10 जिसमें आपका आयोग से रिलेटेड जो नया सिलेबस है उसके बारे में आज आपको डिस्कस करूँगा। आप मुझे मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ताकि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि चीज़ें कितनी आसान है पढ़ना, कितना आसानी से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आज देखते हैं हमारा निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि निर्वाचन आयोग जो है, हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसी संस्थाएं जिसका जिक्र भारत के संविधान में है, जिसका जिक्र भारत के संविधान में है, तो ऐसी संस्थाओं को बोलते हैं हम संवैधानिक संस्था। तो हमारे संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इस चुनाव आयोग का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस भाग से लिया गया है, तो भाग 15 से, और 324 से अनुच्छेद 329 तक इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है, तो मैं आपसे बात करूंगा कि इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना आप सभी को बता दी जाए कि हमारे चुनाव आयोग का जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना? 25 जनवरी 1950, मतलब हमारा संविधान लागू होने से पहले, हमने संविधान लागू करने से पहले, क्योंकि संविधान का भाग था, तो हमने ये डिसाइड कर ली थी चीजें कि हमको कल हम संविधान जब लागू करने वाले हैं तो अब हमको निर्वाचन भी कराना रहेगा। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि कब स्टार्ट हुई थी, हमारा संविधान लागू होने से एक दिन पहले। अब हम अगर बात करें तो राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है हम किस दिन मनाते हैं? तो 25 जनवरी के दिन हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका इतिहास क्या है, जो हमारा राष्ट्रीय जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसका इतिहास क्या है, तो इतिहास के बारे में आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले इसके जो सदस्य थे, मतलब इसमें पहले एक ही पर्सन होता था जिसको बोलते थे चुनाव आयुक्त। तो ये एक सदस्यीय निकाय था, पर कब था? 1950 से लेकर के 1989 तक यह निकाय कैसा था आपका? यह निकाय एक सदस्यीय निकाय था, मतलब एक ही पूरे भारत का एक ही व्यक्ति होता था जो पूरे भारत में चुनाव करवाता था। ठीक है, बट क्या हुआ आपका आगे जाकर के सरकार को ये चीज लगी, संसद में ये चीज देखी गई कि कुछ ना कुछ परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि एक ही व्यक्ति पूरे भारत को क्या कर रहा है, एक ही व्यक्ति पूरे भारत में निर्वाचन करवा रहा है, तो उसके ऊपर लोड कितना होगा। तो उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए 1989 से 90 के बीच में यह पद, इसमें एक पद और ऐड करके इसको 2 सदस्यीय निकाय बना दिया गया, परंतु ये कुछ दिनों तक चला, उसके बाद इसको हटा दिया गया, वापस से एक कर दिया गया, एक आयोग कर दिया गया। ठीक है, 90 तक करा, फिर वापस से 2 साल 3 साल के लिए वापस से क्या कर दिया गया, इसको 2 से 3 सालों के लिए वापस से एक सदस्य बना दिया गया। बट 1993 से इसमें लगा कि सही में इसमें जरूरत है, हमारे देश में जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही थी, वोटर वगैरह उसको भी, तो उसको मैनेज करने के लिए हमने इस पद में इसमें 3 सदस्यों को निकाय को गठित किया। इसमें आपका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसको सहायता के लिए 2 निर्वाचन आयुक्त की क्या की गई, उसकी नियुक्ति की गई। सबसे पहले बात करेंगे कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसके पद के बारे में जान लेते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब जो ये एक अधिकारी है, ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, आपको एक लिखा हुआ है 6 या 65, इस बारे में आप सभी को पता है कि 6 और 65 वर्ष, 6 और 65 वर्ष का मतलब होता है या तो वो 6 वर्ष रह ले या फिर उसकी आयु कितनी हो जाए, 65 वर्ष हो जाए, दोनों में से जो पहले होगा वो उस पद पर जब तक बना रहेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो 2 पर्सन उसकी हेल्पिंग के लिए आए हुए हैं, वो उनकी जो है आयु वो है 6 वर्ष, उनका पद है कि वो 6 वर्ष तो पद पर बने रहेंगे, पर उनकी जो आयु है वो आयु कितनी है उनकी? 62 वर्ष। वो 62 वर्ष तक ही उस पद पर बने रह सकते हैं, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं उस पद से। अगर बात करें सेवा शर्तें, पदावधि या नियुक्ति, ये सब कौन करता है इसकी? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसकी? सेवा शर्तें, पदावधि
इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। अब अगर हम बात करें कि जो निर्वाचन आयुक्त है ये हर राज्यों में चुनाव कराना है, हर राज्यों में, तो राज्यों में जब चुनाव कराने हैं हमें, तो राज्यों में चुनाव कराने के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की जरूरत पड़ेगी। तो जिसकी नियुक्ति कौन करता है? जिसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, पर वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह। इसके बाद है आपका इसको हटाने, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखा हुआ है, शपथ का प्रावधान नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो पद है उन पदों में ऐसा भी कहा जाता है कि आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? शपथ लेने की, बट इस पद में शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त शपथ नहीं प्राप्त करता है। इसके बाद इसे हटाने की प्रक्रिया, अगर हम बात करें कि हटाते क्यों है, अब भैया हटाने का कोई कारण होगा, इसे हटाने का कारण क्या हो सकता है? तो इसे हटाने का कारण होगा सिद्ध कदाचार, मतलब इसने कोई ऐसा काम कर रखा हो जो कदाचार है। नॉर्मली आप जो भी पढ़ेंगे, जितने भी आने वाले आयोगों में होंगे, हम एक वीडियो में पूरे डिटेल बता देंगे कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होती है जिसमें सिद्ध कदाचार ये सारे आते हैं। या फिर असमर्थता, उसके अंदर कोई असमर्थता आ गई हो तो इस कारण से उसको हटाया जा सकता है। इसमें और भी बहुत सारे प्रावधान होते हैं, जैसे दिवालिया हो गया हो या फिर मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उसके आधार पर इसको हटाया जाता है। अब इसे हटाने की प्रक्रिया आप समझिए क्या होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तहत, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा आप, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, यहाँ पर आपको मैंने अभी जो देखा है हाल ही के क्वेश्चन में, कुछ बच्चे जो गलत कर रहे हैं वो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नहीं देखना है, यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसकी तरह हटाया जाएगा, जिसका जिक्र हमारे भारत के हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में दे रखा है। ठीक है, तो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्या एक प्रस्ताव पारित किया जाता है? इसके लिए वो प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। कहाँ पर लाया जाता है? संसद में वो प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके अंतर्गत लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव आया है तो लोकसभा में 100 सदस्य अगर स्वीकृति दे देते हैं, लोकसभा में यदि 100 सदस्य स्वीकृति दे देते हैं और राज्यसभा में यदि 50 लोग स्वीकृति दे देते हैं, मतलब हाँ कर देते हैं कि हाँ हमें निर्वाचन आयुक्त को हटा देना चाहिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसे उसके पद से हटा देगा, राष्ट्रपति उसको उस पद से हटा देगा। बस उसके लिए जो अनुमोदन आएगा, वो अनुमोदन कहाँ पर आ रहा है? वो आ रहा है अनुमोदन आपके संसद में। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा, संसद में पाने के लिए उसे लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 की जरूरत पड़ती है। आगे हम बात करें कि अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्तों को हटाने के लिए, तो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो खुद ही डायरेक्ट राष्ट्रपति को बोल देगा कि आप जैसे मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त को हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति सिर्फ उसे हटा देगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, नियुक्ति का प्रावधान राज्य निर्वाचन आयुक्त में अलग होगा, जिसके बारे में आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा आएगा उसमें बता दिया जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं उसके कार्य। तो जो निर्वाचन आयुक्त है इसकी कुछ शक्ति एवं कुछ कार्य हैं। सबसे पहले है परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत समस्त भूभाग का निर्वाचन तैयार करना। मतलब परिसीमन आयोग मतलब क्या कि ये सारे के सारे जितने भी आयोग हैं, मतलब जो आपको परिसीमन है भूमि का, जो भूमि को लेकर है कि ये एरिया इस वाली लोकसभा सीट का है, तो वो सारे आवंटित करने का कार्य कौन करता है? आपका लोक निर्वाचन आयोग का कार्य है। इसके बाद है वोटर लिस्ट तैयार करना। वोटर लिस्ट तैयार करना, इसके द्वारा वोटर लिस्ट तैयार करी जाती है, वोटर नामावली बोल सकते हैं। जब वो तैयार कर दी जाती है तो उसी के तहत क्या होता है? हमारा निर्वाचन, हम वोट डालने जाते हैं, हम जो प्रत्याशी हमारे गली में खड़ा उसे। अगला आता है निर्वाचन तिथि और सारणी का निर्धारण, मतलब कितने चरण में चुनाव होना है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत है, और डेट वगैरह सब कौन डिसाइड करता है? निर्वाचन आयोग डिसाइड करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना व चुनाव चिन्ह प्रदान करना, तो ये चुनाव चिन्ह प्रदान करना और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी किसका है? निर्वाचन आयोग का। इसके बाद है आपका आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता भी लागू करना किसके अंदर में आता है? इसके कार्य है। अगला है आपका मतदान केंद्र पर लूटना, हिंसा, अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द करना। यह वाला भी है कि कहीं पर लूट हो गई, जैसे हमारे कुछ नक्सलाइट एरिया होते हैं, या फिर कहीं पर बंगाल जैसा जो उपद्रवी एरिया है वहां पर, तो अगर वहां पर स्थिति नियंत्रित नहीं होती है, चुनाव अगर शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होता है, तो वहां पर निर्वाचन अधिकारी वहां पर क्या करता है? उस निर्वाचन को रद्द कर सकता है और वापस से नई तिथि
घोषणा करेगा। इसके बाद हमारा आता है कि इसमें अब आपको मैं जो कुछ प्रमुख तथ्य बताऊंगा जो हमारे एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो वर्तमान में भारत में 8 राजनीतिक दल हैं। अब ये 8 राजनीतिक दल हैं, आप सभी को पता है। बीजेपी अगर बात करें, बीजेपी, कांग्रेस, आईएनसी बोलते हैं जिसे, इसके बाद आपकी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके बाद है आपकी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस आपकी, इसके बाद है फिर आपकी ऐसे अन्य मिला करके टोटल 8 पार्टियां हैं। जो 8 पार्टियां हमारे राष्ट्रीय दल हैं, तो ये राष्ट्रीय दल है। इसके बाद एक और चीज ध्यान रखिएगा, मताधिकार एक वैधानिक अधिकार है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलना ही मिलना है कि मताधिकार कैसा है, संवैधानिक अधिकार है आपका या फिर विधिक अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा ये वैधानिक अधिकार है। कैसे वैधानिक है, मतलब आपको ऐसा फोर्स नहीं है देना है। तो देखा होगा आपने वोटिंग का जो परसेंटेज होता है हमारे देश में वो 100% नहीं होता है, वो 80 जाता है मैक्सिमम या 70-80 के बीच में रहता है। तो वैधानिक अधिकार है, ये आपसे छीना भी जा सकता है सरकार द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर आपने कोई देश के इसमें कहा कि आप वोट नहीं डालेंगे तो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इसके बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे, तो भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 1952 के मध्य में पहली बार आम चुनाव हुए थे। और ये आम चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुए थे भारत में पहली बार। इसमें जनता ने अपने द्वारा पहली बार अपने प्रत्याशियों को चुना और प्रत्याशियों को चुनने के बाद क्या किया, प्रत्याशियों को चुनने के बाद पहली बार सरकार बनी चुनावों के द्वारा। भारत में अगर हम बात करें इस आम चुनाव में, ये एक नया क्वेश्चन मुझे भी नया दिखा कि यहाँ पर भी ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए कि पहला वोटर कौन था। तो पहले वोटर के नाम पर हिमाचल प्रदेश के आपके श्याम शरण नेगी, हिमाचल प्रदेश के जो थे उनके बारे में हमारा भारत के इसमें है कि वो पहले ही वोटर थे हिमाचल प्रदेश के, जिनका नाम था श्याम शरण नेगी। इसके बाद हम बात करें कि हमारा प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या था, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। इसके बाद बात करें हम अगर कि भारत में पहली महिला चुनाव आयुक्त, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन पीएससी में लास्ट ईयर पूछा था, लास्ट ईयर पीएससी के प्री में क्वेश्चन था कि पहली महिला चुनाव आयुक्त या फिर भारत महिला चुनाव आयुक्त, तो वो थी आपकी बीएस रमा देवी आपकी पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर हम बोले। इसके बाद प्रथम एंग्लो इंडियन, अगर बात करें कि प्रथम एंग्लो इंडियन, तो इसमें एंग्लो इंडियन को भी क्या किया गया है, एक बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। और वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपका है, उसका नाम है जेम्स माइकल लिंगदे। जेम्स माइकल लिंगदे क्या थे, तो जेम्स माइकल लिंगदे आपके पहले एंग्लो इंडियन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे जो सुनील अरोड़ा जी हैं, तो सुनील अरोड़ा जी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है हमारे जो निर्वाचन आयुक्त, उनका नाम है, जो दो अन्य हैं उनका नाम है राजीव कुमार और दूसरे हैं सुनील चंद्रा। ये आप लोगों का निर्वाचन आयुक्त का एक पोर्शन था, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, देखिए अगला इसके बाद आपको जो मुख्य तथ्य है ईवीएम के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे कि ईवीएम क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले आपका अगर बात करें हम पुराने जमाने में तो चुनाव बैलेट पेपर के थ्रू होते थे, बैलेट पेपर पे आप जाते थे, जनता को थप्पा लगाना होता था। पर डिजिटलाइजेशन में या आधुनिकीकरण में वोटिंग को, चुनाव को और ज्यादा आसान बनाने के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया। और ईवीएम का उपयोग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। 1980 में एमपी हनीफा के द्वारा इसको बनाया गया था, एमपी हनीफा, ठीक है, उसके द्वारा इसे बनाया गया था। भारत में पहली बार ईवीएम से चुनाव 1982 में केरल में हुए थे। कब हुए थे, 1982 में केरल में हुए थे। मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर पहली बार अगर बात करें हम ईवीएम का उपयोग, तो मध्य प्रदेश में पहली बार ईवीएम का उपयोग सन 1998 में पहली बार प्रयोग किया गया था। मध्य प्रदेश के साथ साथ आपका दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ राजस्थान का भी यहाँ पर राजस्थान में भी उपयोग किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में चुनाव सुधारों के लिए संगठित समितियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि हमें किसी भी एग्जाम में हम आजकल देखें तो हमें बहुत सारी समितियां आपको क्या होती है आ जाती है कि निम्न में से किस समिति का संबंध किससे है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और समितियां क्यों गठित होती है, सभी को पता है कि कुछ समितियां इनमें सुधारों के लिए क्या देती है, कुछ सुझाव देती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
तो सबसे पहली समिति जो आई थी वो समिति का नाम था तारकुंडे समिति, जो 1974-75 में गठित की गई थी। 74-75 में गठित की गई थी तारकुंडे समिति। और तारकुंडे समिति के द्वारा ही पहला सुझाव दिया गया था। क्या सुझाव दिया गया था तारकुंडे समिति के द्वारा? कि वयस्क मताधिकार को घटा करके कितना कर दिया जाए, आपका कितना कर दिया जाए, 21 साल से लेकर के 18 साल कर दिया जाए। और भी बहुत सारे इन्होंने बहुत सारे दिए थे अपने अपने सुझाव। दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा भी एक क्या दिया गया है, सुझाव दिया गया है दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा। दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था कि जो आपकी आय है, वो आय मतलब क्या, वो जो आय है उसको निश्चित किया जाए। किनको निश्चित किया जाए आय को? आपकी किसकी? वो आपकी आय को निश्चित किया जाए जो खर्च करता है एक प्रत्याशी लोकसभा और विधानसभा चुनाव। इसके बाद आती है इंद्रजीत गुप्ता समिति जो 1998 में बनी। इसके बाद के संथानम समिति। तो आप ध्यान रखिएगा 4 समितियां हैं जिनका संबंध चुनाव से है, चुनाव निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जो निर्वाचन में या फिर निर्वाचन पद्धति में सुधार लाने के लिए गठित की गई थी। नंबर 1 तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इसके बाद आपकी इंद्रजीत गुप्ता समिति, और चौथी समिति के संथानम समिति। आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी समिति का संबंध चुनाव से नहीं है, तो आपकी 4 समितियों का नाम ध्यान रखिए। इसके बाद है आपका है वीवीपैट। अगर हम बात करें वीवीपैट के बारे में, तो वीवीपैट क्या है? तो देखिए वीवीपैट में आपने सभी ने देखा होगा कि कुछ ऐसे कंडीशंस आई थी बीच में। कैसी कंडीशन आई थी? बताया जा रहा था कि वोटिंग मशीन में हमारा ईवीएम में छेड़छाड़ कर देते हैं। तो इसको दूर करने के लिए 2013 में भारत में पहली बार वीवीपैट का उपयोग कहाँ किया गया? नागालैंड के चुनाव में किया गया। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है? तो वीवीपैट सबसे पहले बात करेंगे। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। मतलब जब आप चुनाव देने जाते हो, मुझे लगता है आप में से सभी बच्चे चुनाव देने गए होंगे, जितने भी प्रतिभागी हैं सब चुनाव देने गए होंगे, चुनाव में वोट डालने गए होंगे। तो वोट डालते वक्त तो चुनाव में आपने क्या देखा होगा? आपने देखा होगा जब आप डालते हैं तो एक पर्ची सामने, जिस प्रत्याशी को आपने वोट दिया है उसका फोटो आता है, और कितने सेकंड के लिए? 7 सेकंड के लिए क्या होता है? वो फोटो पर आप क्लिक करते हैं, और फोटो पर क्लिक करने उसका मतलब आप क्लिक करते हैं, जैसे आपने बटन दबाया तो 7 सेकंड के लिए आपको उसके सामने क्या दिख रहा है? आपको सामने की तरफ दिखता है उसका फोटो, और वो पर्ची गिर जाती है नीचे बॉक्स में। फिर जब चुनाव होता है तो आपकी वोटिंग मशीन के वोट को काउंट कर दिया जाता है, क्योंकि वो तो डिजिटली जल्दी से काउंट हो जाता है, पर वीवीपैट को भी काउंट किया जाता है। तभी चुनाव के जो नतीजे पहले सुबह दोपहर तक क्लियर हो जाता था, आज वो रात तक चलते रहते हैं, क्योंकि वीवीपैट के थ्रू उन पर्चियों को भी, ये जो स्लिप्स निकलती हैं उन स्लिप्स को भी गिना जाता है। इसके बाद एक आखिरी महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें कि 61वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये हुआ था सन 1990 में। इसके अंतर्गत वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 21 वर्ष से आयु घटाकर कौन से संविधान संशोधन में किया गया है? तो 61 आर्टिकल अमेंडमेंट में जो आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था, वो आपका क्या हुआ था? आपका 61वां संविधान संशोधन वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके अलावा एक और आपको फैक्ट बता देता हूं मैं कि चुनाव आयोग के द्वारा क्या होता है? चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न चुनावों के लिए अलग अलग प्रत्याशियों की राशि निर्धारित की जाती है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर बात करें कि अगर लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में जो बड़े राज्यों में जो कौन है आपके बड़े राज्यों में, बड़े राज्य में अगर कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, मतलब जो एमपी खड़ा होता है, उसके लिए 70 लाख रुपए की राशि थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर कितने प्रतिशत बढ़ाया? 10% बढ़ाकर इसे 77 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? ध्यान रखिएगा 70 लाख थी जो पहले, उसे 77 लाख कर दिया गया है। इसके बाद जो दूसरा बात करें कौन से राज्यों में? बड़े राज्यों में। जो राज्य बड़े होंगे उन बड़े राज्यों में इसे बढ़ाकर 70 से 77 लाख कर दिया गया है। छोटे राज्यों में इन्हें बढ़ा करके कितना? पहले ये 54 लाख थी, तो 54 लाख से बढ़ा करके इसे 59 लाख रुपए कर दिया गया है। याद रखिएगा 10% सभी दूर बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा ये लोकसभा चुनाव की बात की मैंने आपके साथ। इसके बाद में अगर आपसे बात करूं विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो विधानसभा में कौन खड़ा होता है? हमारा एमएलए,
तो एमएलए के लिए अगर हम बात करें कि जो विधानसभा के चुनाव में अगर जो पर्सन खड़ा होता है उसकी राशि में भी 10% की वृद्धि की गई है। उसकी राशि में जो 10% की वृद्धि की गई है, उन 10% की वृद्धि में जो आपकी वृद्धि आती है, वो वृद्धि आ रही है आपकी, वो आती है, इनकी जो राशि थी वो थी बड़े राज्यों में मतलब जो बड़े राज्य थे उसमें जो एमएलए थे वो करते थे आपके पहले 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, ठीक है, 30 लाख रुपए, उसे बढ़ाकर इन्होंने कर दिया है 32 लाख रुपए, 32.80 हजार, 32,80,000 रुपए, 32 लाख, ठीक है, 32 लाख 80,000, ठीक है। इसके बाद जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्यों में उन्हें कर दी थी 20 लाख रुपए राशि थी, और ये 20 लाख रुपए की राशि 22 लाख रुपए कर दी गई। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये राशि कितनी कर दी गई है, मतलब लोकसभा में 10% बढ़ा दी गई है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कितनी राशियां बढ़ाई गई है, तो ध्यान रखिएगा 10% की वृद्धि कर दी गई है सभी में। इसके अलावा आज का ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। मुझे लगता है इसमें आपका पूरा का पूरा क्या हो चुका है, इसमें आपका पूरा का पूरा चुनाव आयोग से रिलेटेड मैंने आप लोगों के सभी के सभी डाउट खत्म कर दिए हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आपको नहीं समझ में आता है तो आपकी जो समझ है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। इसके अलावा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। कहाँ भावनाओं में बह गए थे, अब